हेलो, तेजस्वी केमिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में अगला अणुसंख्या गुणधर्म परासरण दाब पढ़ेंगे। तो देखिए, परासरण दाब को समझने से पहले हमें समझना होगा कि परासरण और विसरण क्या होता है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं विसरण की। तो विसरण देखिए, आप जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो प्रारंभ में जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो खुशबू है थोड़ी ही देर में क्या होता है, पूरे कमरे में फैल जाती है। या फिर आप मान लीजिए कि हमने एक गिलास ले लिया, कांच का गिलास ले लिया और उसमें क्या भर लिया, पानी भर लिया। अब इस कांच के गिलास के पानी में हम क्या डालें, एक बूंद शाही डालें। तो जैसे ही शाही को अपन डालते हैं, शाही यहाँ पे गिरी और थोड़ी देर में क्या होगी, ये शाही इस पूरे पानी में क्या होने लग जाएगी, फैलने लग जाएगी और इस पूरे पानी को कैसा कर लेगी, नीला कर लेगी। तो पहले देखिए शाही की सांद्रता कहाँ अधिक है, यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे सांद्रता क्या थी प्रारंभ में, बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, सांद्रता 0 थी। परंतु धीरे धीरे शाही यहाँ पे आने लगी, मतलब इसकी सांद्रता यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो गई। तो कोई भी पदार्थ है उसका अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो विसरण की परिभाषा हम लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें अणुओं का उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन होता है, विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। तो इसमें जो भी पदार्थ या अणु हैं वो अपने उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करेंगे, तो इसे अपन बोलेंगे विसरण। डिफ्यूजन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और हम देखते हैं परासरण और ऑस्मोसिस। तो परासरण को समझने के लिए हमें ये चित्र देखते हैं कि इसमें क्या ले रखा है, एक बीकर ले रखा है और बीकर में भर रखा है तनु विलयन। तनु विलयन मतलब निम्न सांद्रता का विलयन भर रखा है। अब इसमें एक थिसल कीप रख रखी है और इस थिसल कीप के इस वाले नीचे वाले सिरे पर क्या लगा रखी है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और इस थिसल कीप के अंदर हमने सांद्र विलयन या उच्च सांद्रता का विलयन भर रखा है। अब तो देखिए, अब इसमें परासरण की घटना होगी तो क्या होगा, परासरण की घटना में क्या होता है कि जो तनु विलयन में से विलायक के अणु होते हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए किसके अंदर चले जाएंगे, इस सांद्र विलयन या उच्च सांद्रता वाले विलयन के अंदर चले जाते हैं। तो परासरण क्या होगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो हम परासरण की परिभाषा लिखेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणु अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं
परासरण कहलाता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन की घटनाएं क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। अब देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो कैसी होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है कि ये झिल्ली होती है, ये कुछ पदार्थों को तो अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ पदार्थों को ये अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। और ये झिल्ली रासायनिक पदार्थ फिनॉल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। इन रासायनिक पदार्थों की होती है तो फिनॉल की या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की होगी। ये बिल्कुल एक सतत शीट होती है जिसमें कि सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिससे विलायक के अणु गुजर सकते हैं। तो इससे विलायक के अणु तो गुजर जाते हैं पर विलेय के अणु गुजर नहीं पाते हैं। तो ये तो था परासरण। अब हमें पढ़ना है परासरण दाब। तो देखिए परासरण दाब को हम एक प्रयोग से समझ सकते हैं। तो देखिए परासरण दाब को समझने के लिए हम एक प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एक आयताकार पात्र ले लिया है और इस पात्र के बिल्कुल मध्य में क्या लगा लिया, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा ली है जिससे कि पात्र के अंदर दो भाग बन गए हैं। एक भाग में हमने विलायक भर रखा है, विलायक ए, और एक भाग में हमने भर रखा है विलयन बी। अब इन दोनों के ऊपरी सिरों पर हमने क्या लगा दिया है? पिस्टन लगा दिया है। अब इनके मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली होने के कारण किसकी घटना होगी? परासरण की घटना होगी। परासरण की घटना से जो विलायक के अणु हैं वो इधर इस विलयन की तरफ जाने लग जाएंगे। विलायक के अणुओं का अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लग जाते हैं जिससे कि इस पिस्टन यहाँ पे क्या हो जाती है? जल की मात्रा बढ़ जाती है और जल की मात्रा बढ़ने के कारण ये जो पिस्टन है वो यहाँ से उठ करके अपने इस स्थान पर आ जाता है। मतलब अब जो पोजीशन बन गई है वो इस तरह से बन गई है। कितना भाग क्या बन गया? ये जल का आ चुका है। तो ये किसकी घटना के कारण हुआ? परासरण की घटना के कारण। अगर हमें परासरण की घटना रोकनी है तो हम क्या करेंगे? इस पिस्टन पर दाब लगाएंगे और दाब लगाने से वापस जल के अणु इधर की तरफ चले जाएंगे। तो परासरण की घटना के विरुद्ध उसको रोकने के लिए जितना दाब लगाया गया है उस दाब को ही क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो विलयन में ये दाब क्या है? बाह्य दाब है। तो विलयन में प्रयुक्त बाह्य दाब जिससे कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं का आना रुक जाता है वो दाब ही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो हम परासरण दाब की परिभाषा लिखेंगे कि विलयन पर प्रयुक्त बाह्य दाब जो उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक होता है परासरण दाब कहलाता है। तो विलयन में प्रयुक्त होने वाला बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु के प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक होता है वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। आगे देखिए
तो वान टाफ नामक वैज्ञानिक हुए ना, उन्होंने गैसों के नियमों को विलयन पे भी लागू किया। तो जो गैसों के नियम जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब किस पे लागू होंगे? विलयन पर भी लागू होंगे। तो वान टाफ ने दिया, इसलिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? वान टाफ बॉयल का नियम। तो ये नियम ये कहता है कि निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम परासरण दाब को दिखाते हैं पाई से, तो पाई समानुपाती सी यानी सांद्रता। अब आपको पता है सांद्रता प्रोपोर्शनल टू होती है तनुता के, तो तनुता v। तो यहाँ पर हम c बराबर 1/v, तो यहाँ पे अपन c का मान रख सकते हैं, तो पाई व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा v के। दूसरा नियम है वान हाफ दाब ताप का नियम। वान हाफ दाब ताप का नियम। तो ये नियम कहता है कि निश्चित सांद्रता या तनुता पर विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो परासरण दाब है वो समानुपाती है किसके? टी के। तो देखिए इन दोनों नियमों को हम मिला के लिखिए, तो यहाँ पे पाई बराबर समानुपाती 1/v और यहाँ पाई समानुपाती टी। तो दोनों नियमों को मिलाने पर क्या हो जाएगा? पाई समानुपाती t/v, ये हमको मिल जाएगा। और जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर करके क्या आएगा? एक स्थिरांक। और यहाँ पर जो स्थिरांक अपन लिखते हैं वो लिखते हैं ST v। तो पाई बराबर हो गया STV। यहाँ पर जो S है ये है विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक। इनका मान हर विलयन के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। अब इस v को हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? पाई v बराबर ST। ये तो किसके लिए है? 1 मोल के लिए। जब मोल की संख्या कितनी हो? 1 हो, तब 1 मोल के लिए समीकरण है। अगर हमें n मोल के लिए निकालनी हो तो पाई v बराबर हो जाएगा NST। तो ये जो समीकरण आए हैं ये किसके लिए है? n मोल के लिए है। यहाँ पर देखिए S विलयन स्थिरांक है और जिसका आंकिक मान गैस स्थिरांक के बराबर ही होता है। इसका मान वही लिखा जाएगा जो कि गैस स्थिरांक का लिखा जाएगा। इसलिए हम इस तरह से भी इस समीकरण को लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई v बराबर NRT, क्योंकि S का और R का मान क्या है? बिल्कुल समान है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? पाई v बराबर NRT। तो ये है विलयनों के लिए जो गैस समीकरण है, वो विलयन के लिए विलयन की समीकरण बोलेंगे इसे। अब हमसे देखिए इस टॉपिक में किसके बारे अणुभार ज्ञात करने के लिए बोला जाता है कि विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो हमें परासरण दाब पता होगा तो विलय पदार्थ का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए हमें एक सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो आइए देखिए कैसे सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे। देखिए अभी हमने ये सूत्र पढ़ा था, पाई v बराबर NRT। n यहाँ पे क्या है? मोल है, और मोल भी किसके मोल? विलय के मोल।
तो विलय के मोलों को अगर हम ग्राम में मात्रा और अणुभार की टर्म में लिखें तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये विलय के लिए है, b लिख देते हैं WB/b। इस मान को हम n की जगह रख दें तो पाई b बराबर क्या हो जाएगा, WB/MBRT। पाई बराबर क्या हो जाएगा, WB/MBRT/V। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अणुभार और परासन दाब में संबंध, मतलब अणुभार का सूत्र निकालना है, MB का सूत्र निकालना है। वज्र गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो WB/RT/पाई/V। ये है जब हमें परासन दाब दे रखा हो और हमें विलेय पदार्थ को निकालना हो तो उसको ज्ञात करने। देखिए विलयन के प्रकार, परासन दाब व सांद्रताओं के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, समपराशरी, अतिपराशरी और अल्पपराशरी। तो पहले समपराशरी विलयन, वे 2 विलयन जिनके परासन दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, वे आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। अगला है अतिपराशरी विलयन। तो 2 भिन्न भिन्न परासन दाब वाले विलयनों में, मतलब दो विलयन ऐसे हों जिनके परासन दाब क्या हो, अलग अलग हो, तो वो विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो, द्वितीय के सापेक्ष अधिक होती है, वो कौन सा कहलाएगा, अतिपराशरी विलयन कहलाएगा। और वो जिसकी सांद्रता कम होगी वो कौन सा कहलाएगा, अल्पपराशरी विलयन कहलाएगा। तो 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन जिसकी सांद्रता द्वितीय के सापेक्ष कम होती है, अल्पपराशरी विलयन कहलाता है। तो ये थे विलयन के प्रकार।